सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। गुणा करें ऋण 4x के वर्ग को। हमें यहाँ गुणा करना है इस कोष्ठक के अंदर व्यंजक से, और इस कोष्ठक के अंदर जो व्यंजक है उसमें मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 3 पद है। पहला पद है धन 3x का वर्ग, दूसरा पद है धन 25x और तीसरा पद है ऋण 7। तो हम इस ऋण 4x के वर्ग को इस कोष्ठक से गुणा करने के लिए बंटन धर्म का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हम इस ऋण 4x के वर्ग को एक एक करके इन तीनों पदों के साथ गुणा कर लेंगे और उन सारे गुणनफलों को हम जोड़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ऋण 4x के वर्ग को हम गुणा करते हैं 3x के वर्ग से। तो हमें यहां पर मिलेगा ऋण 4x का वर्ग, ये हम गुणा कर रहे हैं 3x के वर्ग से। तो ये हुआ हमारा पहला गुणनफल। इसमें हम जोड़ेंगे हमारा दूसरा गुणनफल, जो होगा ऋण 4x का वर्ग गुणा 25x। तो यहां हमें मिलेगा ऋण 4x का वर्ग, इसमें हम गुणा कर रहे हैं 25x। तो ये हो गया हमारा दूसरा गुणनफल, और इसमें हम जोड़ लेंगे हमारा तीसरा गुणनफल, जो होगा ऋण 4x का वर्ग गुणा करना है हमें इस तीसरे पद से, और ये तीसरा पद है यहाँ पे, इसका चिन्ह भी हमें ध्यान देना है, ये यहाँ पे ऋण 7। तो हमारा तीसरा गुणनफल होगा यहाँ पे ऋण 4x का वर्ग गुणा ये है यहाँ पे ऋण 7। तो ये हो गया हमारा तीसरा गुणनफल। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम संख्याओं को अलग से गुणा कर लेते हैं और इन चरों को अलग से गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास है यह है ऋण 4, और इसमें हमें यहां पर गुणा करना है 3, और यहां पर है हमारे पास गुणा x का वर्ग गुणा x का वर्ग। आगे हमारे पास धन, यहाँ पर संख्या है हमारे पास ऋण 4 गुणा 25, तो यह है ऋण 4, और इसमें हमें गुणा करना है 25, और जो चर है यहाँ पर वो है x का वर्ग गुणा x। तो यहाँ आएगा गुणा x का वर्ग गुणा x। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास धन, और संख्या है हमारे पास ऋण 4 गुणा ऋण 7, तो यहाँ आएगा ऋण 4 गुणा ऋण 7, और यहाँ पर जो चर है वो हमारे पास है गुणा x का वर्ग। तो अब ऋण 4 गुणा 3 ये हो जाएंगे ऋण 12, तो यहाँ आएगा ऋण 12 x का वर्ग गुणा x का वर्ग, ये होगा x की घात 4। आगे है हमारे पास ऋण 4 गुणा 25 यानी कि होंगे ऋण 100, और यहाँ पर है धन गुणा ऋण 100, ये हो जाएंगे ऋण 100। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण 100, और यहाँ पर हमारे पास x का वर्ग गुणा x, यानी ये होगा x का घन यानी कि x की घात 3। आगे हमारे पास ऋण 4 गुणा ऋण 7, तो ये हो जाएंगे धन 28, और यहाँ पर है धन गुणा धन 28, यानी ये होगा धन 28। यहाँ पर है हमारे पास x का वर्ग। गुणनफल ज्ञात करें। 2x धन 8 गुणा 2x ऋण 8। ये गुणनफल तो मुझे
ए धन बी गुणा ए ऋण बी की तरह दिख रहा है। तो अगर तुम्हें ए धन बी गुणा ए ऋण बी का सूत्र याद है तो तुम उससे इसे हल कर सकते हो, या फिर तुम इसे बंटन धर्म के जरिए हल कर सकते हो। और ए धन बी गुणा ए ऋण बी का जो सूत्र है वो दरअसल बंटन धर्म के जरिए ही आता है। तो मैं काम करता हूं, मैं बंटन धर्म के जरिए ए धन बी गुणा ए ऋण बी का सूत्र निकाल ही लेता हूं। तो यहां पर हमें दिया गया है, समझो कि हमें दिया गया है ए धन बी गुणा हमें दिया गया है ए ऋण बी। तो हम यहां पे बंटन धर्म के जरिए पहले इस ए को इस पूरे कोष्ठक ए ऋण बी से गुणा करेंगे, फिर हम इस धन बी को इस पूरे कोष्ठक ए ऋण बी से गुणा करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो हमें यहां पर मिलेगा ए गुणा ये कोष्ठक जो है ए ऋण बी, फिर धन बी, तो यहां आएगा धन बी गुणा ये कोष्ठक, तो यहां आ जाएगा गुणा ये कोष्ठक जो है ए ऋण बी। अब चलो आगे बढ़ते हैं और इन्हें हल करते हैं। तो यहां पर पहले हम इसे हल करते हैं। तो यह है ए गुणा ए ऋण बी। यहां पर भी हम दोबारा बंटन धर्म का उपयोग करेंगे। तो ए गुणा होगा ए से, फिर ए गुणा होगा ऋण बी से। तो यहां पर हमें मिलेगा ए गुणा ए, यानी ये हो जाएगा ए का वर्ग, और आगे है ए गुणा ऋण बी, यानी ये होगा ऋण ए बी। तो मैं यहां लिखता हूं ये होगा ऋण ए बी। और फिर आगे है हमारे पास धन बी गुणा ये कोष्ठक ए ऋण बी। तो यहां पर भी हम बंटन धर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो पहले इस धन बी को हम गुणा करेंगे ए से, फिर इस धन बी को हम गुणा करेंगे ऋण बी से। तो चलो इसे हम हल करते हैं। तो यहां पर धन बी को गुणा करेंगे धन ए से, तो ये होगा धन बी ए, या इसे मैं लिख सकता हूं ये होगा धन ए बी। और आगे हमारे पास धन बी को हमें गुणा करना है ऋण बी से, तो ये होगा ऋण बी का वर्ग। अब अगर तुम यहां पे देखो तो यहां पे ये ऋण ए बी धन ए बी आपस में कट जाएंगे, और हमारे पास जो उत्तर है वो बच जाएगा। यहां पर है हमारे पास ए का वर्ग, और यहां पर है हमारे पास ऋण बी का वर्ग। तो ए धन बी गुणा ए ऋण बी होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो चलो इस सूत्र का उपयोग करके ये गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पर जो a है वो है 2x और जो b है वो है 8। तो ये हो गया a धन b, और यहां पर भी a है 2x, तो ये हो गया a, b है 8, तो ये हो गया a ऋण b। तो ये जो गुणनफल है ये हो गया a धन b गुणा a ऋण b, जो होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी कि ये बराबर होगा a का वर्ग यानी कि 2x का वर्ग। तो यहां आएगा 2x का वर्ग ऋण b का वर्ग, यानी कि यहां आएगा 8 का वर्ग। तो यहां आएगा 8 का वर्ग, और इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2x का वर्ग होगा 2 का वर्ग गुणा x का वर्ग, यानी ये होगा 4x का वर्ग ऋण 8 का वर्ग होता है 64। तो यहां आ जाएगा 64। तो 2x धन 8 गुणा 2x ऋण 8 होता है 4 गुणा x का वर्ग ऋण 64। सरल करें 7x धन 10 का पूर्ण वर्ग। ध्यान दें कि यह है 7x धन 10 का पूर्ण वर्ग। इसे हम 7x का वर्ग धन 10 का वर्ग नहीं लिख सकते, ये गलत है। हां, लेकिन अगर ये होता 7x गुणा 10 का पूर्ण वर्ग, तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे कि यह है 7x का वर्ग गुणा 10 का वर्ग। लेकिन यहां पर यह है 7x धन 10 का पूर्ण वर्ग, यानी कि हमें 7x धन 10 को 2 बार आपस में गुणा करना है। तो मैं ऐसे दोबारा लिखता हूं, यह है 7x धन 10 का पूर्ण वर्ग, जो दरअसल बराबर होता है 7x धन 10 गुणा 7x धन 10। इसे हमें 2 बार गुणा करना है, ना कि इस तरीके से। चलो देखते हैं कि यह किस प्रकार से होगा। तो यहां पर हम इन दोनों कोष्ठकों को गुणा करने के लिए बंटन धर्म का उपयोग कर सकते हैं और इसे सरल कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर हम व्यापक रूप निकाल लें तो वो भी अच्छी बात होगी। तो यह है दरअसल 2 पदों के योगफल का वर्ग। तो इसे मैं ऐसे समझ सकता हूं, अगर मैं 7x को समझो कि a ले लूं और 10 को समझो कि मैं b ले लूं, तो ये दरअसल है a धन b का पूर्ण वर्ग। तो इसे मैं जरा यहां लिखता हूं
कि हमें चाहिए दरअसल a धन b का पूर्ण वर्ग, जो दरअसल होगा a धन b को आपस में 2 बार गुणा करने के। तो ये यहां बराबर होगा a धन b और ये गुणा होगा a धन b से। तो ये हो गया a धन b का पूर्ण वर्ग। अब यहां पर मैं बंटन धर्म का उपयोग कर सकता हूं, जहां पर मैं इस पहले पद a को गुणा कर लूंगा इस पूरे कोष्ठक से यानी कि a धन b से, और फिर मैं इस दूसरे पद b को गुणा कर लूंगा इस पूरे कोष्ठक से यानी कि a धन b से। तो चलो सबसे पहले इस a को गुणा करते हैं a धन b से। तो हमें यहां मिलेगा यह है a गुणा a धन b, और आगे है हमारे पास यहां पर है धन, तो यह आ जाएगा धन, और फिर हमें गुणा करना है b को a धन b से। तो यहां आ जाएगा b गुणा a धन b। तो चलो देखते हैं यहां पर हमें क्या मिल रहा है। तो यहां पर भी हम बंटन धर्म का उपयोग करके इस a को a से गुणा कर सकते हैं, फिर इस a को b से गुणा कर सकते हैं। तो ये होगा a गुणा a यानी कि हो जाएगा a का वर्ग, और फिर है हमारे पास धन a गुणा b, तो ये आएगा धन a गुणा b। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर भी हम बंटन धर्म का उपयोग करके इस b को a धन b से गुणा कर सकते हैं। पहले b गुणा होगा a से, फिर b गुणा होगा b से। तो यहां पर हमारे पास आएगा धन b गुणा a, जो होगा ba, जिसे हम ab भी लिख सकते हैं। तो यहां पर है हमारे पास धन ab, और आगे हमारे पास धन b गुणा धन b, जो होगा धन b का वर्ग। तो यहां आएगा धन b का वर्ग। अब यहां पर तुम देखो तो a गुणा b धन a गुणा b हो जाएगा 2a गुणा b। तो यहां पर हमें कुल उत्तर मिल रहा है जो है a का वर्ग धन 2 गुणा ab धन b का वर्ग। तो यानी कि a धन b का पूर्ण वर्ग जो होता है a धन b गुणा a धन b, वो दरअसल होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहां पर ये जो 7x है ये है हमारा a, और जो 10 है वो है हमारा b, तो ये है a धन b। और यहां पर भी जो 7x है वो है हमारा a, और जो 10 है वो है हमारा b, तो ये है a धन b, और इसे हमें आपस में गुणा करना है। तो ये बराबर होगा, यहां पर आएगा a का वर्ग यानी कि यहां पर आएगा 7x का वर्ग धन 2 गुणा a गुणा b। तो यहां आएगा धन 2 गुणा a जो है 7x गुणा b जो है 10, और आगे आएगा हमारे पास धन b का वर्ग यानी यहां आएगा धन 10 का वर्ग। तो यहां आ गया धन 10 का वर्ग। तो चलो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा 7x का वर्ग जो होगा 49x का वर्ग धन 2 गुणा 7 होते हैं 14, 14 गुणा 10 होंगे 140। तो यहां आएगा धन 140x, और यहां पर है धन 10 का वर्ग जो होगा 100। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा है 6x ऋण 5y। तो यहां पर मैं एक वर्ग बना लेता हूं। तो ये आ गया हमारा वर्ग, और हमें दिया गया है कि इसकी जो भुजा है वो है 6x ऋण 5। अब क्योंकि ये वर्ग है तो इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो 6x ऋण 5 होगी। तो यहां मैं दर्शा सकता हूं कि इसकी जो चौड़ाई है वो है 6x ऋण 5, और साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई है वो भी है 6x ऋण 5, और हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसे अगर मैं यहां a से दर्शाऊं, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है उसकी भुजा के वर्ग के, या इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वो होगा उसका क्षेत्रफल जो बराबर होगा, अब हम लंबाई गुणा चौड़ाई करें या फिर हम 6x ऋण 5y का वर्ग ले लें, यानी कि 6x ऋण 5y को 2 बार खुद से ही गुणा कर दें, एक ही बात होगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिल रहा है 6x ऋण 5y गुणा 6x ऋण 5y। अब यहां पर हम बंटन धर्म का उपयोग करके इस 6x को इस कोष्ठक से गुणा कर लेंगे, और फिर इस ऋण 5y को इस कोष्ठक से गुणा कर लेंगे। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहां पर हमें जो क्षेत्रफल है वो बराबर मिलेगा। पहले हम ले रहे हैं ये 6x, तो यहां आ जाएगा 6x, और उसे हम गुणा कर रहे हैं इस कोष्ठक से जो है 6x ऋण 5y। तो ये गुणा हो जाएगा 6x ऋण
5y से। और फिर हम लेंगे ये ऋण 5y, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5y, और इसे हम गुणा कर रहे हैं इस कोष्टक से जो है 6x ऋण 5y, तो ये गुणा हो जाएगा 6x ऋण 5y से। अब यहाँ पर दोबारा हम बंटन धर का उपयोग करके इस 6x को 6x से गुणा कर लेते हैं और इस 6x को ऋण 5y से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम बंटन धर्म का उपयोग कर रहे हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि ये बराबर होगा 6x गुणा 6x, ये हो जाएंगे 36x का वर्ग, 6x गुणा ऋण 5y, ये हो जाएंगे ऋण 30xy। अब दोबारा हम बंटन धर्म का उपयोग करके इस ऋण 5y को इस कोष्ठक से गुणा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो ऋण 5y है वो पहले गुणा होगा 6x से, फिर ऋण 5y गुणा होगा ऋण 5y से। तो ऋण 5y गुणा 6x ये आएंगे ऋण 30xy, और ऋण 5y गुणा ऋण 5y हो जाएंगे धन 25y का वर्ग। तो यहाँ पर हमें जो कुल उत्तर है हमारे वर्ग के क्षेत्रफल का वो मिल रहा है। ये है हमारे पास 36x का वर्ग, और यहाँ पर हमारे पास दो समान पद हैं, ऋण 30xy ऋण 30xy, तो ये हो जाएंगे कुल ऋण 60xy, और यहाँ पर हमारे पास धन 25y का वर्ग। तो ये उत्तर तो हमें मिल गया, लेकिन अगर हम इस पे ध्यान दें और इसका व्यापक रूप सोचें तो ये है 6x ऋण 5y का पूर्ण वर्ग, यानी कि मैं कह सकता हूं यह है a ऋण b का पूर्ण वर्ग। और हम जानते हैं कि जो a धन b होता है उसका जो पूर्ण वर्ग होता है वो बराबर होता है a धन b गुणा a धन b के, और इसे भी हम बंटन धर्म के जरिए हल करते हैं। तो यहां पर पहले ये a गुणा हो जाता है a धन b से, फिर b गुणा हो जाता है a धन b से। तो यहां पर जो है हमें मिलता है a गुणा a धन b, और आगे हमें मिलता है धन b गुणा a धन b। तो ये हमें यहां बराबर मिलता है। दोबारा बंटन धर का उपयोग करके हम इस a को a से गुणा करते हैं, फिर इस a को b से गुणा करते हैं। तो यहां पर हमें मिलता है a गुणा a, यानी कि हो जाता है a का वर्ग, और फिर है a गुणा धन b, तो यह आ जाता है धन a b, और फिर हम इस धन b को गुणा करते हैं इस कोष्ठक से a धन b से, तो हमें मिलता है धन b गुणा a, जिसे हम धन a b भी लिख सकते हैं, तो ये होगा धन a b, और आगे है धन b गुणा धन b, तो यह है धन b का वर्ग। अब यहां पर अगर तुम देखो तो ये हमें बराबर मिल रहा है a का वर्ग धन ab धन ab, यानी ये होंगे धन 2ab धन b का वर्ग। तो यानी कि a धन b का पूर्ण वर्ग होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। अब अगर हम यही सूत्र ये 6x ऋण 5y के पूर्ण वर्ग को हल करने के लिए लगाएं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो हमारे पास है 6x ऋण 5y का पूर्ण वर्ग। तो यहां पर जो पहला पद है a वो है 6x, और जो दूसरा पद है b वो है ऋण 5y। अब यहां पर अगर इसकी तुलना हम a धन b के पूर्ण वर्ग से करें तो जो a है वो है 6x और जो b है वो है ऋण 5y। तो हमें यहां मिलेगा a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो चलो देखते हैं ये क्या होगा। तो यहां पर है a का वर्ग यानी कि 6x का वर्ग, तो यहां आएगा 6x का वर्ग धन 2ab, 2a जो है 6x, तो यहां आ जाएगा 6x गुणा b जो है ऋण 5y, तो यहां आएगा ऋण 5y धन b का वर्ग यानी कि ऋण 5y का वर्ग, तो यहां आएगा धन ऋण 5y का वर्ग। तो चलो देखते हैं इसे हल करने पर हमें क्या मिल रहा है। तो यहां पर हमें ये बराबर मिलेगा 6x का वर्ग होगा 6 का वर्ग गुणा x का वर्ग, यानी कि ये होगा 36x का वर्ग। आगे हमारे पास धन 2 गुणा 6x गुणा ऋण 5y। अगर पहले संख्याओं को गुणा करें तो यहां पर है धन 2 गुणा 6 जो होंगे धन 12, और धन 12 गुणा ऋण 5 ये हो जाएंगे ऋण 60। तो यहां पर हमें मिल रहा है ऋण 60, और चर है हमारे पास x गुणा y, तो यहां आ जाएगा xy। और आगे है हमारे पास धन ऋण 5y का वर्ग यानी कि ऋण 5 का वर्ग गुणा y का वर्ग। तो ऋण 5 का वर्ग होगा धन 25 गुणा y का वर्ग होगा y का वर्ग, तो यहां आएगा धन 25y का वर्ग। और ये जो उत्तर है ये बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि इसे हम बंटन धर के जरिए हल करें या फिर इस सूत्र के जरिए हल करें, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमने
6x ऋण 5y वाले भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। तो इवोल्यूशन के चैप्टर में जाने से पहले हम एक और इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे ही से रिलेटेड है, उस टॉपिक के ऊपर देखते हैं। सेक्स इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इसको कहें। ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे होता है, इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। हमने 23 पेयर्स इसलिए कहा क्योंकि 23 पेयर्स में ही वो मौजूद होते हैं। 23 1 to 23 प्लस उसकी कॉपी। तो इसमें हम देखते हैं कि 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि सोमैटिक सेल्स कहते हैं हम, जिससे कि सारे बॉडी पार्ट्स और उस तरीके के रिलेटेड जीन्स जो होते हैं वो इन क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। और उसके अलावा एक और पेयर जो बचा वो कौन सा होता है, वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी उस पर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाले सारे जीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब हम इसी को देखते हैं कि ह्यूमंस में ये जो डिफरेंस है वो कैसे डिसाइड करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये 23 पेयर्स में से 22 तो ऑटोजोम्स हैं और 1 जिसको कि हम सेक्स क्रोमोसोम्स कह रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो वैसे जीन्स जो कि कैरी करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स से कैरी होते हैं उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स, या फिर इस तरीके के इनहेरिटेंस को हमने कहा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो अब हम आगे देखते हैं कि ह्यूमंस के फीमेल से कौन कौन से जीन के एलील्स निकलते हैं और मेल से कौन कौन से निकलते हैं और किस तरीके से ये गैमेट आगे जाके प्रोजेनी में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन को अच्छे से समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिसके कारण हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होता है
और वो किससे और क्या लिंक्ड होके कैसे जेंडर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फीमेल जो कि कैरी करती हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स और मेल जो कि कैरी करते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। आइए इसके द्वारा हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों के गैमेट्स फ्यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल में एक्स और एक्स 2 एलील्स होते हैं और उसी तरीके से मेल में एक्स और वाई 2 एलील्स होते हैं। तो आइए अब हम इस क्रॉस को करके देखते हैं। तो फीमेल के एक एक्स को हम लोग वाई मेल के एक एक्स से हम लोगों ने कंबाइन किया। उसके बाद फीमेल के एक और एक्स को हम लोग मेल के वाई से कंबाइन करेंगे। उसके बाद जो है फीमेल के एक एक्स को फिर हम लोग जब कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो वो किससे कंबाइन होगा, वो हमारा और अब जो बचा हमारा एक एक्स वो जब फिर से कंबाइन करेगा तो वो कंबाइन करेगा हमारे वाई से। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो आ रहा है 50% रेशियो आ रहा है, ठीक है, 1:1 का रेशियो आ रहा है। तो हम लोग इस पर ये देख सकते हैं कि कैसे एक फीमेल और एक मेल जब कॉम्बिनेशन में देते हैं तो हमारा जो जनरेशन होता है नेक्स्ट उसमें रेशियो 1:1 का होता है सेक्स डिटरमाइन होने का। लेकिन क्या ये वाई क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है, इसको हम अभी आगे देखते हैं। तो आइए अब हम इस क्रॉस को करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले हम फीमेल के एक एक्स को वाई के एक्स से क्रॉस कराएंगे। उसके बाद फीमेल के दूसरे एक्स का कनेक्शन जो है वो मेल के वाई क्रोमोसोम से हो पाएगा, क्योंकि एक बार में एक्स और वाई क्रोमोसोम एलील्स बनते हैं। अब उसी तरीके से जब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेंगे तो फीमेल के एक एक्स की जो कनेक्टिविटी है वो क्या होगी, वो मेल के एक एक्स से हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरे जो बचेंगे एक्स क्रोमोसोम जो हमारा फीमेल का होगा उसका कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा वाई से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। 4 कॉम्बिनेशन जो मौजूद हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फीमेल फिर बॉय फिर फीमेल और फिर बॉय। इस तरीके से मेल और फीमेल का जो हमारा रेशियो है वो 1:1 का आया, मतलब कि 50% चांसेस जो हैं वो मेल बेबी का है और 50% चांसेस फीमेल बेबी का है। अब इसके बाद थोड़ा सा सीधा करें इसको। तो इस प्रकार हमने कॉम्बिनेशन में क्या देखा कि जो कॉम्बिनेशन वाई को लिए हुए थे या ब्लू रिबन्स वाले थे उन लोगों ने क्या किया, मेल बेबी को जन्म दिया। तो क्या इसका क्या मतलब होता है कि फीमेल्स जो कि हमारी मदर हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं कि चाइल्ड जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। वाई क्रोमोसोम्स किनके पास है, मेल के पास, यानी पेरेंट्स मेल जो हैं, जो हमारे फादर्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए कि आगे जो हमारा बेबी हो रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो हमारे समाज में बहुत पहले से ये चलते आ रहा है कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल को माना जाता है, तो ये गलत है। नॉट मी, मेल्स आर, मतलब यू, मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल बेबी। अब हम ये देखते हैं कि वाई क्रोमोसोम ही क्यों। वाई क्रोमोसोम पे एक ऐसा रीजन है जिसको कि SRY कहते हैं। ये रीजन जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है वाई को मेल जेनेटिक्स या मेल जीन देने के लिए, जिससे कि बेबी मेल होता है। ये SRY जीन जो है वो क्या होता है, SRY जीन होता है सेक्स लिंक्ड रीजन ऑफ वाई। सेक्स लिंक्ड रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड SRY। वो हमारे वाई के एक आर्म के में होता है और यही रीज़न जो होता है वो डिसाइड करता है कि बेबी मेल है और ये क्रोमोसोम वाई का है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैव विकास। जब हम विकास की बात करते हैं
तो मौजूदा स्थिति में थोड़ा बदलाव आकर जब वो बेहतर स्थिति में पहुंचता है उसी को क्या कहते हैं, विकास। तो उसी तरीके से जैव में, जीवन में कैसे विकास होता है, जीव जंतुओं में कैसे विकास होता है, इसी तरीके को हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन के अंतर्गत। तो जैसा एवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो हम दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी रखते हैं, वो है ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होती हैं, दो प्रकार की होती है, इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। तो जैसा कि पहले भी बताई हूँ मैं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स हैं या वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेट्स जो कि एक जनरेशन के लोग अपने आसपास की स्थिति, इन्वायरमेंट की स्थिति के संबंध में अपने अंदर लाते हैं। जैसे कि हमारा IQ लेवल, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा व्यवहार, ये सब क्या हुआ, एक्वायर्ड ट्रेट्स के अंदर आए। और हमारी आँखों का कलर, बॉडी शेप, बॉडी का कलर, ये सारा क्या हुआ, इनहेरिटेड ट्रेट्स हुआ जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये एवोल्यूशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो एवोल्यूशन के लिए हम लोग लेते हैं, मान लो ये P1 पेरेंट्स जनरेशन है, जिस जनरेशन से हमने स्टडी स्टार्ट की उसको हम लोगों ने P1 मान लिया। अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा तो वो हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब P1 से F1 में इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं वो तो ट्रांसफ़र होकर आ गए। अब जब F1 जनरेशन जो है वो P1 जनरेशन के कुछ ना कुछ एक्वायर्ड ट्रेट्स को भी अपने अंदर लेकर आया। यही जो एक्वायर्ड ट्रेट्स जो थोड़े बहुत हमारे अंदर उसके जीन के कॉम्बिनेशन के कारण आए, उसी को हमने कहा वेरिएशन। ये थोड़े बहुत चेंजेस हुए जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हुए। अब ये जो जनरेशन में आ गए तो ये F1 जनरेशन में थोड़ा वेरिएशन तो आ गया V1, फिर जब F1 से F2 में आए तो थोड़ा और चेंजेस आया जिसको कि हम V2 बोले। F3 जनरेशन में V3 यानी दूसरे टाइप का वेरिएशंस हुआ। और ये जो चेंजेस हैं इसी तरीके से करते हुए जब हम F10,000 जनरेशन तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं, विभिन्नताएं जो हैं, वो हमारे जो F1 प्रोजेनी है उसमें आ गया। अब इस तरीके से 10,000 प्रोजेनी जो है उसमें V10,000 वेरिएशंस आ गए। अब इस चेंजेस को P1 से F1 को हमने वेरिएशन का नाम दिया, लेकिन अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि P1 जनरेशन और F10,000 जनरेशन, इन दोनों के बीच कितने वेरिएशंस हो गए। तो ये बहुत समय लगा ना, इन सारे जनरेशन्स को कंप्लीट करने में बहुत सारा समय लगा। तो छोटे छोटे अंतराल पे होने वाली विभिन्नताएं हम लोगों ने वेरिएशन कहा। यही विभिन्नताओं का समूह जब P1 से ट्रैवल करते करते F10,000 जनरेशन तक पहुंचा, इसी प्रोसेस को हमने कहा है इवोल्यूशन। यही जो प्रोसेस है वो एवोल्यूशन को जन्म देता है, हमें नए विकास की ओर ले जाता है। ये छोटा छोटा वेरिएशंस जो हमें नए विकास की तरफ लेके जाता है, जिस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे मन में बुक्स में एक ही नाम आता है, डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जिनको कि हम एवोल्यूशन के जनक मानते हैं। अब एवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन ने दिया वो क्या था? उनका कहना था कि हमारे आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छे से रहने के लिए, हमारे विकास के लिए ज़रूरी होती हैं, और जिस तरीके से जिसे हम धीरे धीरे एक्वायर कर जाते हैं और वही हमारी संतति को बेटर रूप में लाती है। तो इस प्रोसेस को उन्होंने एवोल्यूशन कहा। लेकिन ये एवोल्यूशन नेचुरल तरीके से होता है या आर्टिफिशियल तरीके से होता है, इसकी जो जानकारी थी उन्हें भी उस पर बहुत रिसर्च किया और उन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। कि थ्योरी में क्या है? इस थ्योरी में ये है कि वेरिएशंस, जो विभिन्नताएं प्रत्येक जनरेशन में होती हैं, वही एवोल्यूशन को जन्म देती है। थ्योरी और एवोल्यूशन जो है उसके अंतर्गत हम देखेंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? नेचर के द्वारा जो सेलेक्ट किए हुए ऑर्गेनिजम्स हैं बेटर रूप में, वो आगे अपना जनरेशन बढ़ाते हैं, उसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं।
ये नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया, जिनका जन्म 1809 में हुआ और मृत्यु 1882 में हुआ। अब डार्विन ने हमें जो थ्योरी दी नेचुरल सिलेक्शन की और इसके कारण एवोल्यूशन हुआ। अब सेम पीरियड ऑफ टाइम में हमारा जो हमने क्या पढ़ा था हेरिडिटी, उनके जनक कौन थे? मेंडल। तो मेंडल सर भी सेम ही पीरियड में एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दूसरी जगह। बाय चांस डार्विन और मेंडल सर में कभी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए दोनों की थ्योरीज अलग अलग आई, जबकि दोनों का जो अगर तालमेल बिठा के अगर इन लोगों का थ्योरी का रिजल्ट आता तो हमारा कंक्लूजन बहुत पहले ही मिल जाता कि किस प्रकार से वेरिएशंस के द्वारा इनहेरिटेंस में होता है और वो इवोल्यूशन को या फिर न्यू टाइप के स्पीशीज़ को जन्म देता है। तो डार्विन की थ्योरी के बाद अब हम देखते हैं कि और कुछ सी साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी हमें दी है। अब हम ये देखते हैं कि नेचर किसे सेलेक्ट करेगा। नेचर उसे ही सेलेक्ट करेगा जो फिट है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेचर के द्वारा जो फिट बॉडी है वो जन्म लेते हैं और अगेन वो अपना जीव को आगे बढ़ाते हैं, अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा डार्विन सर ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक में की, जिसमें कि उन्होंने एवोल्यूशन में कैसे नेचुरल सिलेक्शन पार्ट करता है उसके बारे में कहा। अब उनके बाद जेबीएस हेल्दा ने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपनी सारी स्टडी जो थी वो केमिस्ट्री की तरफ मोड़ दी और कहा कि लाइफ डेवलप्स बाय अ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइफ जहाँ भी शुरू होती है वह एक छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर और वो बड़ा सा रूप बनाती है। उसके बाद स्टैनली मिलर एंड हॉर्नेड यूरे 1953 में उन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा कि लाइफ अराइजेज अफ्रेश ऑन अर्थ इवन नाउ, मतलब नए नए जीव अर्थ पे अभी भी बन रहे हैं। तो ये जो थ्योरी थी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की थ्योरी, ये दोनों मिला के ही इन्होंने ये लाइन को दिया कि पृथ्वी पे अभी भी नए नए जीवों का विकास हो रहा है। तो नए विकास हो रहे हैं मतलब कि इवोल्यूशन भी हो रहा है और नया जन्म भी हो रहा है। तो जो नए जो जीव बन रहे हैं वो उनका प्रिंसिपल क्या हो गया हमारी थ्योरी का? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रिंसिपल यही हुआ कि वेरिएशंस होंगे, पहले में वेरिएशंस होंगे, फिर इनहेरिटेंस भी होगा और नेचर के द्वारा या किसी और प्रकार से सिलेक्शन भी किया जाएगा, जो जीव आगे जाएंगे और इन सभी चीज़ों को करने में टाइम भी लगेगा। तो द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, इनहेरिटेंस, सिलेक्शन अपॉन टाइम। तो हम एक इवोल्यूशन की थ्योरी में एक एग्जाम्पल लेते हैं जिराफ का। जिराफ तो सभी लोगों ने देखा है, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, लेकिन एक समय था बहुत सालों पहले, 10,000 20,000 साल पहले की बात है कि जिराफ की गर्दन भी उस समय छोटी हुआ करती थी, जब छोटी छोटी झाड़ियों से वो अपना भोजन ग्रहण करता था। लेकिन लाइफ प्रोसेस में ऐसा हुआ कि वहाँ पर के पेड़ पौधे धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तो छोटे झाड़ियाँ पहले समाप्त हो गई और वो बड़े पौधे की तरफ अपना भोजन ग्रहण करने के लिए जाने लगा। उसी प्रक्रिया में, इसी टाइप की प्रक्रिया जैसे होती गई, तो जिराफ का जो गर्दन है वो धीरे धीरे क्रमिक वर्गीकरण में वो क्या हुआ कि वह लंबा होते चला गया। तो अब तो हम जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स जो है उनका वर्टिब्रल कॉलम सभी का सेम होता है। तो क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन की गर्दन और जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर आप आराम से खोज सकते हैं, या फिर मैं बताती हूँ कि आदमी की गर्दन की हड्डी में 7 सर्वाइकल बोन्स जैसे कहते हैं वो 7 होती हैं और जिराफ में भी 7 ही होती है। अब 7 बोलेंगे कि 7 होती है तो इतनी लंबी क्यों है? तो उनकी हड्डियों का साइज़ बड़ा है, ना कि वहाँ पे हड्डियों का नंबर बड़ा है। ये आप आराम से इंटरनेट में या आप किसी बुक में खोज सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास के क्रम में किस प्रकार जिराफ की गर्दन की हड्डियों का साइज़ लंबा होते चला गया, जिसके कारण उसकी गर्दन जो है वो बड़ी हो गई। तो यहाँ पे अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बीटल्स का। बीटल्स जो है वो कई प्रकार के रंगों में मौजूद थे। पत्तों पे जब वो बीटल्स थे कुछ ग्रीन कलर के थे और कुछ रेड कलर के थे।
रेड कलर्स के बीटल्स क्या है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पक्षियों को। तो एक प्रजाति जो थी कौवे की, वो बीटल्स को, रेड बीटल्स को खाना शुरू कर दी। अब वो खाते खाते क्या हुआ, रेड बीटल्स को उसने बिल्कुल ही खाते गया और वो खत्म होते गया। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन आते आते तक क्या हुआ कि रेड वाले जो बीटल्स थे वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, जिसको कि कौवे की प्रजाति ने पूरा खा लिया। अब इस पत्ते पर जो कैमोफ्लेज की प्रक्रिया के द्वारा जो ग्रीन बीटल्स थे वो कम दिख रहे थे, वो ग्रीन बीटल्स बच गए। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बचे हुए ग्रीन बीटल्स हैं वो जनरेशन अपॉन जनरेशन जब मेटिंग करते गए तो उनकी जो संतति जन्म ली ग्रीन वाले, वही सिर्फ बच गए नेचर में, और वो रेड बीटल्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए। इसी प्रोसेस को हम लोग समझ सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर। जो फिट था वही अपनी संतति को आगे ले गया। अब हम बीटल्स के ही दूसरे एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एक ऐसी प्रजाति जो लाल कलर की है वो है, और उसी में एक वेरिएशन के द्वारा इस जनरेशन में ब्लू कलर के भी एक बीटल बन गया। अब क्या हुआ कि प्राकृतिक कारणों के द्वारा, मतलब किसी जानवर के द्वारा कुचले जाने पे ये इस प्रकार ये लाल वाली पूरी की पूरी जाति नष्ट हो जाती है किसी कारण से। जैसे जानवरों ने, हाथी के पैर ने इसे कुचल दिया और सारे के सारे लाल वाले जो हैं वो खत्म हो गए। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन इसका कैसा बनेगा। अब तो यहाँ पे सिर्फ ब्लू है, तो नेक्स्ट जनरेशन में यही जो है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता जाएगा और क्रमिक तौर पे ये आगे बनाएगा अपनी जनरेशन को। तो हम ये देखते हैं कि रेड बीटल्स जो कि हाथी के पैरों के द्वारा कुचले जा चुके हैं, मर गए, अब वो आगे संतति नहीं उत्पन्न करेंगे। ब्लू वाला जो एक ही बीटल बचा है वह धीरे धीरे अपने जनरेशन अपॉन जनरेशन जब वो जन्म देते जाएगा तो वो अपनी स्पीशीज को जिंदा रखेगा, बरकरार रखेगा, और नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाले ही बीटल्स आएंगे। तो अब हम बीटल्स के तीसरे केस को देखते हैं, जहाँ पे कि ये रेड बीटल्स हैं, इनके पास खाने की पर्याप्त भोजन मौजूद है, जिससे कि खा पी के वो आराम से अच्छे बड़े साइज जो इनका ओरिजिनल है उसमें आ रहे हैं। ऐसा हुआ प्रकृति के द्वारा कि इनको भोजन की कमी हुई, जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, इनके भोजन में कमी आई, और जिसके कारण ये अंडर न्यूट्रिशन टाइप छोटे से जीव ही बन पाए। अब इस तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन उनकी स्पीशीज छोटी हो गई। लेकिन क्या ये इनसे बहुत तरीके से डिफरेंट होगी? नहीं। जब ये इनको पर्याप्त भोजन वाला सिचुएशन फिर से मिलेगा तो दोबारा वो इसी तरीके के बन सकते हैं। तो बीटल्स के इन 3 केसेस को देखकर हम ये समझ पाए कि नेचुरल सिलेक्शन किस प्रकार होता है और किस प्रकार ये एवोल्यूशन के द्वारा नई नई स्पीशीज़ की वैरायटी को बनाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि स्पीशीकरण या प्रजातिकरण कैसे होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पीशिएशन या जाति उद्भव किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला वेरिएशंस, जो अलग अलग विभिन्नताएं हमारे जनरेशन में आई और कैरी फॉरवर्ड हुई उसके कारण। दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है आनुवांशिक बहाव। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कोई भी जेनेटिक मटेरियल कितना और पहुंच रहा है और कब तक पहुंच रहा है, उसके पहुंचने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस पे भी निर्भर करती है। तीसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन या भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव क्या है? जैसा कि शब्द ही बता रहे हैं कि भौगोलिक प्रकृति द्वारा जो है उसका अलग अलग पृथक्करण कर देना, जिसके कारण एक जाति दूसरे जाति से मिल ना पाए, आपस में मेटिंग ना कर पाए, जिसके के कारण जो उनकी स्पीशीज़ हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये सारे आ गए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के अंतर्गत। तो ये 3 पॉइंट्स जो है हमें जाति उद्भव का ज्ञान कराती हैं। अब जब स्पीशिएशन हुआ तो अब उसके लिए हम एक ग्राफ की चर्चा करते हैं। ये ग्राफ हमने बनाया है टाइम वर्सेस स्पेस का। अब इसमें हमने सबसे पहले लिया एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन,
जो हमारे एंसेस्टर हैं उससे हमने 2 फॉर्म बना, आगे जनरेशन में जाके 2 फॉर्म बना, लोकल फॉर्म दोनों बने। एक को हमने नाम दिया स्पीशीज ए और दूसरे को नाम दिया स्पीशीज बी। अब मान लो कि बीच में एक नदी की बहाव आ गई। अब ये नदी का बहाव आ गया, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, भौगोलिक है ये तो। अब जब ये स्पीशीज ए और स्पीशीज बी बहुत सारे जनरेशन के बाद जब एक दूसरे से कहीं मिलेंगे और मेटिंग करने की कोशिश करेंगे, एक दोनों के साथ गैमेट्स को फ्यूज कराने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं होगा। इन दोनों स्पीशीज जिनका एंसेस्टर एक ही था, लेकिन अब इतने सारे वेरिएशंस के बाद इनके जेनेटिक्स में इतनी चेंजेस आ जाएंगी कि ये दोनों स्पीशीज आपस में मेटिंग नहीं कर पाएंगे, इनमें नो मैटिंग होगी। तो ये कहलाता है हमारा जेनेटिक आइसोलेशन। अब नो मैटिंग के कारण जेनेटिक आइसोलेशन हो गया। दोनों जो जीन्स हैं, दोनों के जीन्स इतने अलग हो गए कि आपस में ये अब कभी नहीं मिल पाएंगे। तो ये अलग स्पीशीज बना लेगा और ये अलग स्पीशीज बना लेगा। इसी को हम जाति उद्भव या प्रजातिकरण कहते हैं। इस चार्ट के द्वारा हम अच्छे से समझ पाएंगे कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन किस प्रकार स्पीशीज में डिफरेंसेस लाता है और यही डिफरेंस स्पीशीज का स्पीसिएशन या नई प्रजाति को जन्म देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इवोल्यूशन में स्पीशीज के नए नए प्रजाति कैसे बनते हैं, और अब हम इसके आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये वर्गीकरण में स्पीशिएशन और इवोल्यूशन मदद करता है। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। यह क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ।
और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान। और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।